कल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की ट्राइबल लोगों के लिए। देखो, हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी जिन्हें उपाधि मिली धरती आबा की। धरती आबा मतलब फादर ऑफ लैंड। अगर देखो ब्रीफ में इनके काम के बारे में और ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, इनका जन्म हुआ था आज का जो झारखंड उड़ीसा राज्य है ना, वहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडा ट्राइब में इनका जन्म हुआ था 1875 में उलीहाटू गांव में, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी गए थे इनको नमन करने के लिए। ये देखो वो दिन थे जब इनका जन्म हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक तरफ जहां भारत के सभी सेक्शंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन ट्राइबल्स के ऊपर उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे बरसों से जिन जंगलों को वो यूज करते आए थे ट्राइबल्स, अपने जीवन याचिका के लिए रोक लगा दी ब्रिटिशर्स ने कि आप जंगलों में नहीं जा सकते, जंगलों के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। पहले ट्राइबल्स में जॉइंट लैंड होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आए और बाहर के लोगों को भी अलाउ कर दिया कि आप यहां पर लैंड परचेज कर सकते हो। तो आउटसाइडर यहां पे आके ट्राइबल्स के एरिया में आके लैंड परचेज करने लगे, जिनको नाम दिया गया ट्राइबल्स के द्वारा दीकू। तो दीकू लैंड परचेज करने लगे और ट्राइबल्स जो मालिक हुआ करते थे लैंड के, वो कर्ज के बोझ तले दबते गए और वो उसी लैंड पे मजदूरों की तरह काम करने लगे। जो पहले मालिक थे वो अब मजदूर बन के काम करने लगे। जहां एक तरफ ट्राइबल्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, दूसरी तरफ देखो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन भी। बिरसा मुंडा जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए ना एज ए क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ ये तो गलत है, तो उन्होंने अपने ही एक धर्म की शुरुआत की, बिरसायत। उन्होंने बाकी ट्राइब के लोगों को समझाया कि इस प्रकार से आपका जो कल्चर है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो बड़ी संख्या में लोगों ने बिरसायत को ज्वाइन किया। इसके अलावा देखो जो बिरसा मुंडा थे ना सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया, बल्कि ट्राइबल्स में कुछ कमियां थी, जैसे अल्कोहल का सेवन करना, जैसे टोना टोटका उस पर विश्वास करना, डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार की जो भी कमियां थी ना, बिरसा मुंडा ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। यानी वो अपनी कम्युनिटी में भी रिफॉर्म्स लेकर आए, एक प्रकार से ना सिंबल बन गए। जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना, सिंबल बन गए वो सेक्रीफाइस का, करेज का। ना सिर्फ मुंडा ट्राइब बल्कि और भी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ना, जैसे ओराओं और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिरसा मुंडा को। उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसका नाम था उलगुलान। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था ना ट्राइबल लोगों का, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट स्टार्ट की, उस मूवमेंट को नाम दिया गया उलगुलान। अलग से भी यूपीएससी पूछे तो आप इसके बारे में जरूर बताइए। 2 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक बार उन्हें गिरफ्तार किया गया 1895 में, 1897 तक वो जेल में रहे, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वो जेल से निकले तो उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट को मोबिलाइज किया। देखो एक किस्सा है, कहानी है। जेल से जब वो कोर्ट में जाते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि वो एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमसे पंगा लेने की कैसे कीमत चुकानी पड़ती है पर्सन को। तो जब वो जेल ले जा रहे थे बिरसा मुंडा को, उनके पाँव में बेड़ियां थीं और हर तरफ चाबुक के निशान थे। पता लग रहा था कि उन्हें किस प्रकार से मारा पीटा गया है, बुरी तरह से, हर तरफ जख्म ही जख्म। लेकिन देखो उनको देखने के लिए ना इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि ब्रिटिशर्स डर गए, बुरी तरह से डर गए स्पोर्ट देखकर। इतना ज्यादा स्पोर्ट था बिरसा मुंडा के लिए कि आज भी सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें भगवान की तरह पूजती हैं। इसी वजह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइबल्स का सपोर्ट हासिल करने के लिए बिरसा मुंडा से अपने आप को रिलेट करती हैं। 1900 में यानी 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, प्रिजन में यानी जेल में ही, हैजा की वजह से। 25 साल देखो कितनी छोटी उम्र होती है।
ऑलमोस्ट आपकी एज अभी 25 के आसपास होगी, ज़्यादातर लोगों की एज आपकी 25 के आसपास ही होगी। भगत सिंह भी देखो 23 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें नमन करते हैं। देखो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है इन महान लीडर से, लेकिन एक इंस्पिरेशन जरूर है कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज, देश मजबूत हो और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आज देखो 3 और आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल डाइवोर्स से संबंधित डिस्कस करेंगे, दूसरा आर्टिकल फिर डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी से संबंधित, और तीसरा डेथ पेनल्टी से संबंधित। सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं। हिंदू में सिर्फ एक आर्टिकल है डिस्कस करने लायक। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भारत के समाज में बढ़ती डाइवोर्स की संख्या से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, फैमिली से बनता है समाज, समाज से बनता है देश। इस चैन में अगर एक भी एलिमेंट, एक भी कंपोनेंट कमजोर है ना, तो देश कमजोर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर देश के नागरिकों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वैल्यूज अच्छी नहीं है, तो जिस देश, जिस नेशन का निर्माण होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार से समाज अगर बटा हुआ है तो देश कैसे स्ट्रोंग हो सकता है। लेकिन आज जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो है फैमिली। फैमिली में भी फोकस जिस चीज पर है वो है डाइवोर्स। यूं कहा जाता है कि देखो, स्टेबल समाज का निर्माण करना है ना, तो स्ट्रोंग फैमिली सिस्टम का होना जरूरी है। लेकिन आज के समय में ये वैसे एक अच्छी बात भी है। महिलाएं जो है साइलेंस में सफर करने के बजाय, साइलेंस में झेलने के बजाय, अब बहुत ज्यादा महिलाएं डाइवोर्स का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। देखो, भारत के समाज में ना मैरिज को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो सैक्रोसैंक्ट है, जो पवित्र है। इसलिए डाइवोर्स को लेकर ना स्टिग्मा बहुत ज्यादा अटैच था कुछ समय पहले तक। अगर किसी लड़की का डाइवोर्स होता तो आस पड़ोस में रिलेटिव्स बातें मनाते कि वाइफ गुणवान नहीं थी, मतलब लड़की गुणवान नहीं थी, लड़की में कोई कमी थी, लड़की एज ए वाइफ सफल साबित नहीं हो उसकी, इसलिए वो वापस आ गई। इवन लड़की के पेरेंट्स को भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता कि आपने अपनी लड़की के लिए अच्छे हस्बैंड का चुनाव नहीं किया। दोबारा शादी होने में भी दिक्कत आती। इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स कोशिश यही करते कि कुछ भी हो जाए, बस डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। इवन लड़की भी अपनी माँ बाप की इज्जत की खातिर सहन करती रहती कि शादी ना टूटे तो ही बेहतर है। लेकिन देखो, अब सिचुएशन चेंज हो रही है। रांची की एक घटना देखिए। रांची में रहने वाली 23 साल की फैशन डिजाइनर साक्षी, शादी होती है काफी धूमधाम से, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती, डिफरेंसेस आ जाते हैं। दोनों पक्षों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन देखो, ऐसी सिचुएशन में साक्षी के पेरेंट्स ना बैंड बाजे के साथ गए इन-लॉज के घर और वहां से अपनी डॉटर को वापस लेकर आए, बैंड बाजे के साथ, बहुत धूमधाम से। मतलब जिस धूमधाम से उन्होंने शादी की थी उसी धूमधाम से वो वापस लेकर आए। शायद वो एक संकेत देना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे समाज को कि लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां वापस पेरेंट्स के घर आती हैं डाइवोर्स होने पर, तो उन्हें आप अच्छे ढंग से ट्रीट कीजिए। वो भी एक खुशी का क्षण है, वापस डॉटर आपके घर आ रही है, शी इज नॉट बर्डन। पहले ऐसा नहीं होता था। और बात सिर्फ देखो भारत देश की नहीं है, इवन मोरिटानिया छोटा सा देश है अफ्रीका का, यहां पर भी जो डाइवोर्स्ड वुमन है ना, उनका स्वागत किया जाता है वापस पेरेंट्स के होम में, और जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। और ना सिर्फ मोरिटानिया में, बल्कि नॉर्थ अफ्रीका के कुछ और देशों में, मिडिल ईस्ट में भी सेम प्रैक्टिस को अब फॉलो किया जाने लगा है। इसके बाद आर्टिकल में एक कंपैरिजन किया जाता है। देखो, डाइवोर्स तो हमेशा पेनफुल होता है, इंडिया में भी और यूएसए में भी, चाहे कहीं और। लेकिन एक डिफरेंस जानते हो क्या है? जहां दोनों देशों में महिलाएं या फिर पुरुष डाइवोर्स होने की सूरत में स्ट्रेस फेस करते हैं,
बट भारतीय महिलाओं के लिए ना सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो जाती है, क्योंकि भारत में पैट्रियार्की के कारण महिलाओं को अक्सर काम करने नहीं दिया जाता। तो यूएसए में अगर डाइवोर्स होता है, कम से कम वुमन सेल्फ डिपेंडेंट तो है, वो खुद से अपना खर्चा चला सकती है। लेकिन इंडिया में चूंकि महिलाएं काम नहीं करती, कम महिलाएं काम करती हैं, काम वैसे बहुत करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है समाज ऐसा है कि घर के काम को इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता, जबकि वो अमूल्य है। बट देखो, घर में जो महिलाओं के द्वारा काम किया जाता है उसे अमूल्य कह देने भर से काम नहीं चलेगा। इसी के लिए बिहार में ना कुछ दिनों पहले महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था कि वो दिन रात जो घर का काम करती हैं उसके लिए उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। ये एक अलग इशू है जो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा देखो यही है कि भारत में चूंकि पैट्रियार्की के कारण बहुत सारी महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करती, तो डाइवोर्स होने की सूरत में ना वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं किसी और के ऊपर। तो वो बल्कि यूएस की महिलाओं से ज्यादा स्ट्रेस फेस करती हैं डाइवोर्स होने की सूरत में, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे सोच सुधरी है, एडवांसमेंट आई है, खास करके अर्बन एरियाज में महिलाएं अब ज्यादा काम करने लगी हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा निकला है डबल जियोपार्डी। मतलब जहां कुछ एरियाज में महिलाओं को काम करने दिया जाता है बट उन्हें घर के काम से आजादी नहीं मिली है, तो उन्हें एक ही समय बहुत काम करना पड़ता है। अब आमतौर पे एक ऐड देखी, शायद आपने भी देखी होगी, कि एक वर्किंग वुमन सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाना, इसके बाद घर में जो एल्डर्स हैं उनका भी ख्याल रखना। ये सारे काम करने के बाद एक होम मेकर फिर वो ऑफिस में जाती हैं। तो मतलब ऑफिस जाने से पहले ही इतना काम वो होम मेकर कर चुकी होती हैं, और फिर ऑफिस से आने के बाद फिर उसके बाद भी घर का बहुत सारा काम। तो ऐसी सिचुएशन में तो देखो वो महिलाएं जो बल्कि काम करती है बाहर जाके, वो तो पूरी तरह से थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। अब देखो 2016 की ना एक रिसर्च स्टडी है जिसमें यह कहा गया, अगर देखो हस्बैंड वाइफ का मतलब कपल का कोई सन नहीं है या कोई दूसरा चिल्ड्रन नहीं है, तो डाइवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड का एजुकेशन लेवल कम है तो डाइवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जो एजुकेटेड हस्बैंड होता है ज़्यादातर केसेस में वो अपनी वाइफ का हाथ बटाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे फैसले जरूर लेते हैं जिससे वाइफ का जो बर्डन है वो कम होता है, जबकि जो अनएजुकेटेड हस्बैंड हैं वो वाइफ की सिचुएशन को नहीं समझते ज़्यादातर केसेस में। ऐसा मतलब रिसर्च स्टडी में माना गया। एक वो केस सामने आया था ना, एसडीएम महिला थी ज्योति मौर्य, उन्होंने डाइवोर्स मांगा था अपने पति से जो सफाई कर्मचारी थे, शायद ऐसा कुछ केस था। उस केस में तो आप बताइए क्या ज्योति मौर्य वाले केस को इस रिसर्च स्टडी से रिलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, देखो जो बेटर ऑफ है ना, यानी जो अमीर लोग हैं वहां पर डाइवोर्स कम होते हैं। डाइवोर्स कम पता क्यों होते हैं? अब अमीर लोग हैं, घर बहुत बड़ा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई भी हुई तो दूसरे कमरे में जाके हस्बैंड या वाइफ रहने लगता है, बोलचाल कम हुई तो भी काम चल रहा है, मैरिज अनहैप्पी है लेकिन रिसोर्स इतने हैं जैसे तैसे करके काम चल रहा है। लेकिन अब जो लोग गरीब हैं, एक ही कमरे का घर है, वहीं पे सोना वहीं पे खाना सब कुछ वहीं पे है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भाग नहीं सकते एक दूसरे से। अगर हस्बैंड वायलेंट है, वाइफ को मारता पीटता है, तो वाइफ कहीं जा नहीं सकती, उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचता है, तलाक, पति को छोड़ देना। तो ये एक रीजन है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो बेटर ऑफ लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं, उनमें तलाक रिलेटिवली कम होता है। वैसे देखो ग्लोबल इंडेक्स का डेटा है, इंडिया में डाइवोर्स रेट तो अभी भी लोएस्ट है, 1%। पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है लेकिन अभी भी लोएस्ट है। वियतनाम में 7% डाइवोर्स रेट है, पुर्तगाल में तो 94% है।
कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे लग्जमबर्ग, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, यहां पर डाइवोर्स रेट 50% से ज्यादा है। यूएन का ओवरव्यू है मैरिज पैटर्न से संबंधित। यूएन कहता है अडल्ट्स 35 से 39 साल की एज के बीच में, यहां पर देखो 1970s में डाइवोर्स रेट था 2% और 2000 वाले दशक में डाइवोर्स रेट बढ़ के 4% हो गया है। यूएसए में डाइवोर्स रेट डबल हो गया है, 2.2 पर 1000 1960 में था और 1980s में बढ़ के 5 पर 1000 हो गया है। यूके, नॉर्वे, साउथ कोरिया, यहां पे तो डाइवोर्स रेट 3 गुना बढ़ गया है। इंडिया में खास करके अर्बन एरियाज में और मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स रेट में 50 से 60% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इनमें से देखो 53% डाइवोर्स तो 25 से लेकर 34 की एज ग्रुप वालों ने फाइल किया। अब देखो अनमैरिड यूथ की भी संख्या इंक्रीज हो रही है। एक और पॉइंट, ज्यादा डाइवोर्स अब महिलाओं के द्वारा फाइल किए जाते हैं। ये देखो 65% ऑफ देम वर इनिशिएटेड बाय वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो जो एल्डरली कपल्स है ना 60s में 70s में, वो भी डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। 30 साल 35 साल शादी में रहने के बाद डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। उसका एक मेजर रीजन है हस्बैंड और वाइफ शादी में इतने साल रहने के कारण वो अपने पैशन और इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाए। जैसे महेश है, महेश को अब घूमना था, ऋषिकेश में, हिमालयाज में, लद्दाख में, वहां पे जाना था, लेकिन वाइफ हमेशा मना करती कि मत जाइए। और वाइफ को एनजीओ के लिए काम करना था, महेश मना करता वाइफ को कि मत कीजिए। तो दोनों ने सोचा 30 साल हो गए शादी को, बच्चे अब सेटल डाउन हो गए, तो डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसे केसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट में देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है किसी भी देश की स्ट्रेंथ, मैंने शुरुआत में आपको बताया, देश की स्ट्रेंथ इस चीज से आती है कि होम में इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, घर में इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में काम हाथ बटाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि कैसे माँ बाप मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क देखते हैं बच्चे, वही चीज सीखते हैं। अगर घर में स्टेबिलिटी है तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, और वही बच्चे फिर आगे जाके देश का अच्छा नागरिक बनेंगे, देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों को ठीक से वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं, माँ बाप के बीच झगड़ा होता है, तो बच्चे यही सब देखेंगे और यही सब देख के हो सकता है कि क्राइम के रास्ते पर चल पड़े। क्राइम करने से समाज टूटेगा, समाज टूटने से देश टूटेगा। तो इसलिए देखो कई सारे देशों में तो बल्कि अब कैंपेन चलता है, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज सस्टेनेबल सोसाइटीज कैंपेन। डेवलप वर्ल्ड में ये कैंपेन अक्सर चलता है। आप देखो यूएसए के पॉलिटिक्स में ना, जैसे कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है तो जब वो अनाउंस करता है अपनी वाइफ, अपने बच्चों को साथ लेके आता है। ओबामा, आपने देखा होगा कई बार ओबामा बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो अपनी वाइफ को, बच्चों को साथ लेके आते हैं, उनका हाथ पकड़ के। ये दिखाने की कोशिश होती है कि देखो हमारे घर में सब ठीक है, हमारी फैमिली खुशहाल है, हमने अपनी फैमिली को खुशहाल रखा, देश को भी खुशहाल रखेंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो पर्सनल लाइफ है टोटली पब्लिक लाइफ से अलग कर दी जाती है। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, 2 पेरेंट फैमिली को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं जो हैं साइलेंस में सफर करती रहें। फैमिली में, शादी में महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ये भी राइटर इसके साथ साथ कहते हैं। मतलब शादी बचे, लेकिन इसके साथ साथ वुमेन राइट्स भी प्रोटेक्ट हों। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेथ पेनल्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ समय पहले पार्लियामेंट में ना एक बिल प्रेजेंट किया गया था करंट आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, भारतीय न्याय संहिता। हालांकि बिल पास नहीं हुआ, इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, कि बिल के जो प्रोविजंस हैं उस पर चर्चा की जाए, उसको ध्यान से स्क्रूटिनाइज किया जाए और जहां चेंज की आवश्यकता है वहां चेंज रेकमेंड किया जाए। उम्मीद ये थी कुछ एक्सपर्ट्स को कि डेथ पेनल्टी जो है अभी आईपीसी में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है ना, उसे खत्म कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता में। लेकिन देखो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर
ने जो रिकमेंडेशन दी है ना, उसमें उन्होंने सरकार पे छोड़ दिया है कि सरकार पे डिपेंड करता है कि वो डेथ पेनल्टी को रखना चाहती है या फिर नहीं रखना चाहती है। क्वेश्चन ये उठता है, डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है क्यों? देखो, डेथ पेनल्टी का प्रोविजन इसलिए है आईपीसी में कि एक डेटरेंस पैदा किया जा सके, डर पैदा किया जा सके कि देखो आपने इतना गंदा क्राइम किया। आज के हिसाब से देखो, सुप्रीम कोर्ट ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है ना, वहां पे डेथ पेनल्टी देती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जैसे अजमल कसाब ने जो किया था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी दी जाती है। अदरवाइज ज्यादातर केसेस को ना सुप्रीम कोर्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल देती है। तो ना डेटरेंस पैदा करने के लिए, समाज में डर पैदा करने के लिए डेथ सेंटेंस दी जाती है किसी भी देश की सरकार के द्वारा। बट अब ना वो डर पैदा हो नहीं रहा है। ऐसा दिखता नहीं है कि किसी ने डेथ पेनल्टी के डर से क्राइम ना किया हो। तो जिस उद्देश्य के साथ डेथ पेनल्टी लाई गई थी वो उद्देश्य सर्व नहीं हो रहा है। हालांकि उद्देश्य और भी थे, जैसे कुछ ऐसा भाई जिसने इतना रेयर क्राइम किया है तो उसकी सजा मौत ही है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। बट मेन डेटरेंस ही है। डेथ पेनल्टी डेटरेंस नहीं पैदा कर पा रहा है। इसी वजह से ज्यादातर डेवलप कंट्रीज आप देखोगे उन्होंने ना डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया है। जिसका एक रीजन ये भी है कि डर, सरकार को डर लगता है कि कहीं देखो जुडिशियल वर्डिक्ट अच्छे से ना आया हो, जुडिशरी ने अच्छे से केस ना सुना हो, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से किसी को फांसी की सजा हो जाए, ऐसा ना हो कि जुडिशरी की गलती की वजह से या पुलिस की गलती की वजह से किसी निर्दोष पर्सन की जान चली गई। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहती विभिन्न डेवलप कंट्रीज की सरकारें। इसी वजह से ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया गया है। इंडिया में भी आप देखोगे 2023 में ना सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर डेथ पेनल्टी वाले केसेस को ना कम्यूट कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट में। क्यों? क्योंकि वो केसेस सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन ड्रा की है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए, क्योंकि ये केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वाली कैटेगरी में नहीं आते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सभी केसेस को बदल दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट में और किसी को फांसी नहीं दी गई। इवन 2007 से लेकर 2022 के बीच में 7 लोगों को कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की। बट देखो ट्रेंड ये है, जो लोअर कोर्ट्स है ना वो ज्यादा डेथ पेनल्टी दे रही हैं। वो बात अलग है कि बाद में जाके जो सुप्रीम कोर्ट है उन डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर देता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में। राइटर जो कि देखो वकालत करते हैं कि डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, राइटर कहते हैं हमारे देश में एक दिक्कत पता क्या है, उम्र कैद मतलब उम्र कैद नहीं होती। उम्र कैद का कायदे से मतलब तो ये होता है ना कि जब तक सांस चल रही है तब तक कैदी जेल के अंदर ही रहेगा, उससे पहले वो बाहर नहीं निकल सकता। बट हमारे देश में ना पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस अपने राजनीतिक फायदे के लिए कैदियों को पहले रिहा कर देते हैं, तो वो उम्र कैद पूरी नहीं करते। अगर देखो इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए ना तो डर पैदा हो, फिर जो डर हम पैदा करना चाहते हैं फांसी देकर, वो डर पैदा होगा कि आपको आखिरी सांस तक जेल में ही रहना पड़ेगा अगर जल्दी ना रिहा किया जाए तो ये प्रोविजन नए बिल में कर किया जा सकता है कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद, किसी भी सूरत में उस कैदी को पहले नहीं रिहा किया जाएगा, उसे कोई रेमिशन नहीं मिलेगा, मतलब छूट नहीं मिलेगी। और छूट मिलेगी सजा से तो वो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के कारण मिलेगी। मान लीजिए कोई कैदी जो है टर्मिनली इल है, कोमा में गया है, या फिर कोई और बीमारी है, इतना ज्यादा बीमार है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन में आप उम्र कैद को कम करके उसे रिहा करो, अदरवाइज नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि एक आप यूनिवर्सल रेमिशन पॉलिसी बना दो, किस किस सूरत में उम्र कैद वाले कैदियों को पहले रिहा किया जा सकता है। तो ये चीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट के बजाय, डेथ पेनल्टी के बजाय। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डेथ पेनल्टी से संबंधित। आप भी बताइए आपकी क्या राय है डेथ पेनल्टी के बारे में, क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल,
इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ और चैलेंजेस से संबंधित हैं। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया को ना फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। आज 200 से ज़्यादा देशों में इंडिया की दवाइयाँ जाती हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन जाती हैं। और कोविड-19 की महामारी के बाद तो इंडिया की मेडिसिन की जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपोनेंशियल रेट के साथ भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर रही है। आज इंडिया में 3000 से ज़्यादा फार्मा कंपनीज हैं, 10,500 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये बढ़ती जा रही है। ये नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के मामले में। लेकिन ये वॉल्यूम की हमने बात की, मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन की। लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखें तो इंडिया का स्थान 14वां है। बट देखो एक चैलेंज जानते हो क्या है? इंडिया का नाम ज्यादा जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के मामले में ज्यादा है, सस्ती दवाइयां। बट बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के मामले में इंडिया का ज्यादा नाम नहीं है भाई कि हाँ जहां से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हों। 2-4 केसेस आए कि इंडिया की कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई गैम्बिया में, यूएस में। लेकिन देखो इससे यूं नहीं कहा जा सकता कि हाँ इंडिया से बने प्रोडक्ट खराब होते हैं। खराब नहीं कहा जा सकता तो बहुत बढ़िया भी नहीं कहा जा सकता। अगर देखो इंडिया को अपना नाम बनाना है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और बड़ा, तो क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही होगा। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने को बनाने होंगे। अब उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे देखो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, खास करके यूएसए के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में। एक्सपोर्ट से पहले रैंडम चेक होना चाहिए मेडिसिन का। बट एक चीज जिससे सबसे ज्यादा खतरा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वो है मॉइस्चर। देखो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर मॉइस्चर आ जाता है ना तो ये सीरियस थ्रेट है। इससे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है? जैसे ड्रग्स वाला जो पाउडर होता है ना, मान लीजिए वो गीला हो गया मॉइस्चर के कारण। अब गीला पाउडर जो है ना मशीनों में चिपक जाता है और बाद में जब टेबलेट बनती है तो लम्प्स आ जाते हैं टेबलेट में, तो खराब क्वालिटी की जो टेबलेट्स हैं वो बनती हैं फिर। तो ये सबसे बड़ा खतरा है इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, वो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में मॉइस्चर का होना। तो इसके लिए देखो राइटर सजेस्ट करते हैं आजकल ना मशीनें आने लगी हैं डीह्यूमिडिफायर। जो ये डीह्यूमिडिफायर मशीन्स है ना, ये क्या करती हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मॉइस्चर की मात्रा को रेगुलेट करती हैं। इवन मशीन भी बिल्कुल एयर टाइट कि मशीनों में मॉइस्चर आना नहीं चाहिए। उसके बाद जहां टेबलेट बनती है, जहां स्टोर की जाती है, वहां पे भी डीह्यूमिडिफायर को लगाना चाहिए ताकि मॉइस्चर ना आ सके ड्रग्स में। कहने का तात्पर्य यह है पूरी की पूरी जो ड्रग्स की सप्लाई है ना, रॉ मटेरियल से लेके आगे जब तक पूरी टेबलेट बनती है उसके बाद स्टोर होती है, अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए मॉइस्चर फ्री एयर की। लास्ट में भी देखो इसी चीज पे फोकस किया जाता है। यहां तक तो आते आते मुझे लगा ये लोबिंग वाला आर्टिकल है। लगता है राइटर जो है वो डीह्यूमिडिफायर मशीन बेचते हैं तभी वो इस चीज की बार बार वकालत कर रहे हैं। खैर लास्ट में भी राइटर यही बोलते हैं कि डीह्यूमिडिफायर मशीन्स लगाओ, इससे ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे से होगी, क्वालिटी ड्रग्स हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। उलगुलान को किससे आप रिलेट कर सकते हो? 1857 का रिवोल्ट, मपिला रिबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट। आप देखो आज के डिस्कशन के आधार पर आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 है। 2020 प्री का ये क्वेश्चन है। 2 मेंस के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो डाइवोर्स रेट से संबंधित और दूसरा डेथ पेनल्टी से संबंधित। आज दोनों क्वेश्चंस को आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने के बजाय 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चंस को, दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। कैसी लगी आपको डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।